नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात यूपी के उन्नाव की। उन्नाव में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के परिवार पर आरोपियों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। गैंगरेप के आरोपियों ने घर में आग लगा दी और आपको बता दें कि अब एक लड़की जली है और अब सवाल पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर कि आखिर ये अपराधी इतने बेलगाम क्यों हो जाते हैं कि एक लड़की को आग के हवाले कर दिया जाता है। पहले उसके साथ गैंगरेप के जो आरोपी हैं वो घर में आग लगा देते हैं, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जमानत पर छूटे आरोपी पीड़िता पर सुलह करने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित परिवार ने जब सुलह करने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करनी की और इसके बाद इस घटना में पीड़ित परिवार के 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिनका उपचार अब अभी भी जारी है। घटना 17 अप्रैल की रात तकरीबन 10 बजे की है। पीड़िता और उसकी मां के विरोध करने पर उनको लाठी और डंडों से पीटा गया और इस पूरे मामले में पुलिस एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल पुलिस पर मामले में शिथिलता का गंभीर आरोप है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्नाव मोरावा सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता पर 13 अप्रैल को सुलह का दबाव बनाया गया। न मानने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उसे पहले सीएससी जिला अस्पताल में रेफर किया गया। निके में लड़की साथ गलत काम करे, सब लोग का दिमाग केस वापस ले ले पनिया नहीं तुमका जानते मार हमरे बिटिया को मारे, हमका मारे, हमारे बच्चन को उठा के आगे में फेंक देना। कौन लोग थे? रोशन और सतीश। पहले भी क्या इनके खिलाफ रंजीत और ये राज बहादुर चंदन लाल। क्या पहले कभी इनके ऊपर आरोप लगाया था, ये जेल गए थे? छूट गए नहीं कहते अरुण छूट गए, तुमका जानते मार डारा भैया तला ले आई ले आई मगर में पूरे बेटे पूरा बारे हम जेल से छूटने के बाद फिर दोबारा ये घटना कब छूट गया थी? हमका ये नहीं पता कब छूटे। आपको बता दें कि गैंगरेप पीड़िता की बेटी और बहन को केजीएमयू में भर्ती कराया गया। दोनों अबोध बच्चों के सर में फ्रैक्चर। पहले उन्हें कानपुर उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां से अब केजीएमयू रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के 3 दिन बाद नींद से मोरावा पुलिस जागी, थाने की फोर्स लखनऊ पहुंची। पीड़िता और उसकी मां का मेडिकल कराया गया। 2 बच्चे आए हैं, नहीं 2 बच्चे जो छोटे हैं, एक 3 महीने की लड़की है, एक 4.5 महीने का बच्चा है। दोनों करीब 30 to 40% इनका बर्न हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार उन्होंने कर दिया है। इसको बर्न वार्ड में भर्ती कर रहे हैं। बाकी अपडेट दिनांक 17/4/2023 को शाम करीब 6 बजे सुनील कुमार पुत्र चंदन लाल, ग्राम लाखेड़ा, थाना मोरवा, उन्नाव के घर पर आग लग गई थी, जिसमें उसकी पुत्री के पुत्र मंगल सिंह उम्र करीब 4 माह व सुनील उपरोक्त की पुत्री शिवकुमारी उम्र करीब 3 माह झुलस गई हैं। उक्त घटना के संबंध में श्रीमती कमला पत्नी सुनील कुमार द्वारा थाना मोरवा पर अपने ससुर चंदन, पुत्र पंचम, देवर व अन्य 4 लोगों पर आग लगाने के आरोप लगाकर लिखित तहरीर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोरवा और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या है ताजा घटनाक्रम? 17 अप्रैल को पीड़िता के घर में दबंगों ने लगाई थी आग। पीड़िता और उसकी मां सहित परिजनों की पिटाई की थी। पीड़िता के घायल पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल से छूटे दबंग साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचे थे और सुलह का दबाव बनाया। ना माने पर छप्पर में आग लगा दी और बच्चे को उसमें फेंक दिया। इस घटना में पीड़िता का बेटा 35%, उसकी 3 माह की बहन 45% झुलस गए। तांडव
से पीड़िता का परिवार सहम गया। बहरहाल किसी तरह आग से बच्चों को बचाते हुए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सभी को सीएससी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पीड़ित और उसकी मां की मेडिकल जांच नहीं कराई। देखा जाए तो इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाह भूमिका रही। हालांकि मामला बढ़ता देख मोराबा पुलिस ने दोनों ही घटनाओं का एक साथ मुकदमा पंजीकृत किया। अगले दिन पुलिस की सुरक्षा में पीड़िता और उसकी मां को कानपुर उनके बच्चों के साथ भेज दिया गया। इलाज के दौरान जांच में सामने आया कि बच्चों के सर की हड्डी में फ्रैक्चर है। अब उन्हें केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई। घटना को लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने ट्विटर पर ट्वीट कर सवाल उठाए। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखना यह होगा कि अब पुलिस का रवैया सुधरता है या नहीं, और योगी के राज में पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ एरिया। अभी जालौन में एक बेटी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो परीक्षा देकर आ रही थी, और इसी तरह से उन्नाव में रेप पीड़िता के घर को जला दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी, आपके सरकार में कानून व्यवस्था है कहाँ? आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप सिर्फ धमकी देने का काम करते हैं। वास्तव में जो समाज के अंदर आपकी सरकार भय पैदा करने का काम करती है, अपराधियों के अंदर भय पैदा करने का काम नहीं करती। अगर अपराधी के अंदर भय पैदा करने का काम होता तो उन्नाव में रेप पीड़िता का घर नहीं जलाया जाता। एक दुस्साहसिक काम है कि जो आरोपी हो वो रेप पीड़िता के घर को जला देता है। तो जनहित में मसला बेहद ही गंभीर, बेहद ही संवेदनशील, और इसी को लेकर दर्शकों की राय भी अहम हो जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिक्र बार बार होता है कि कानून व्यवस्था लचर है या बहुत सख्त है। इस बात का आकलन आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। उन्नाव का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, यहां पर पहले गैंगरेप किया जाता है और इसके बाद सजा भी अपराधियों को दे दी जाती है। 7 लोग होते हैं जब इस वारदात को अंजाम देते हैं, उनमें से 2 की गिरफ्तारी की जाती है, 5 फरार हो जाते हैं, और इसके बाद जब ये जमानत पर बाहर आते हैं तो एक बार फिर से उसे अपना शिकार बनाते हैं, और पूरे परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो इसकी इन अपराधियों की जद में आ जाता है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के वादे और दावे लगातार करते रहते हैं, लेकिन यहां पर ये दावे फेल होते साबित नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे संवाददाता भी उन्नाव से जुड़े हुए हैं, पूरा जो मामला है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी पीड़िता के अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण का रुख करेंगे। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो इस मामले में क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा अरुण। आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। घटनाक्रम जो सामने आया, हालांकि जिंदा जलाने की कोशिश, आग लगा दी गई, आग के हवाले करने की कोशिश, और सबसे अहम बात इसमें 2 मासूम भी इसकी जद में आए हैं, झुलस गए। 35 से 45% जल चुके हैं, हालांकि इलाज जारी है। तो पीड़िता के घर पहुंचते हैं जेल से छूटकर ये अपराधी, ये दबंग, जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था और इसी के चलते गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, और इसके बाद जेल में सजा भी हुई, कार्रवाई भी हुई, और एक बार फिर से ये छूट कर आते हैं और
बदले की भावना से ये कहा जाए, जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। 17 अप्रैल की ये वारदात, परिजनों को, इस पीड़िता के परिजनों को मारा, पीटा। तो बेहद चौंकाने वाली तस्वीर, जिस तरीके से आग लगा दी जाती है और परिजनों को लाठी डंडों से पीट दिया जाता है। इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि कानून का जरा भी खौफ नहीं है अपराधियों के जहन में। वो कोई भी वारदात करने से बाज नहीं आते। अपराधी के जो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो जाएगी और जेल की सज़ा काटकर फिर हम अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। इस मामले से यही कहा जा सकता है और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। शम्सी आज़ाद जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं उन्नाव से संवाददाता। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इस घटनाक्रम को एक बार आप दर्शकों को बताइएगा और इस पर प्रशासनिक कार्यशैली, जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची, ये भी बताइएगा। बिल्कुल सोनी जी, ये पूरा मामला शुरू होता है 13 फरवरी 2022 से, जब पीड़िता शाम को अपने घर से निकलती है और उसे अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद में पास के एक खाली प्लाट में ले जाया जाता है। उसके साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म की शिकायत जब वो पुलिस से करती है, स्थानीय पुलिस से करती है और 5 लोगों के नाम बताती है। लेकिन पुलिस है कि पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को उसमें से नामजद किया और एक अन्य व्यक्ति को ले आती है जिस व्यक्ति का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं रहता है। और जो 3 अन्य जो रहते हैं उनको हटा देती है, उनको पूरे मामले से अलग कर देती है। पीड़िता यही लड़ाई लड़ रही होती है। 2 जेल में होते हैं। जेल से एक व्यक्ति बाहर आता है अभी जमानत पर, और जमानत पर बाहर आने के बाद में पीड़िता के पिता से कहता है कि इस पूरे मामले में सुलह कर लो और मामले को यही खत्म कर लो। ये घटना होती है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को जब पीड़िता के पिता से कहा जाता है कि इस पूरे मामले में सुलह कर लो और मामले को रफा दफा कर लो, पीड़िता का जब पिता इस मामले पर इस मामले को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब उसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट इतनी की जाती है कि पीड़िता का पिता मरणासन हो जाता है। वो स्थानीय पुलिस से शिकायत करता है। पुलिस उसकी मेडिकल कराती है लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं करती है और उसे जिला अस्पताल भेज देती है। 4 दिन बाद 17 अप्रैल को फिर एक बार वही दबंग पीड़िता के बाबा और चाचा को मिला करके पीड़िता के घर पहुंचते हैं। पीड़िता पर फिर दबाव बनाते हैं, पीड़िता की मां पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं इस पूरे मामले को यही समाप्त कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पीड़िता की मां मना करती। उसके बाद वो जो दबंग होते हैं, जिसमें उस पीड़िता का चाचा भी शामिल रहता है, पीड़िता का बाबा भी शामिल रहता है और 5 अन्य लोग शामिल रहते हैं, जिसमें एक वो अभियुक्त भी शामिल रहता है। वो सारे लोग मिलके उसके साथ मारपीट करते हैं। पीड़िता को भी चोट आती है, हाथ में चोट आती है, उसकी मां को भी चोट आती है। उसकी मां दिखाती है जिला अस्पताल में उसको कितनी चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस ना तो उनका मेडिकल कराती है और ला करके जिला अस्पताल में भर्ती करा देती है उनके बच्चों को। उनके बच्चों को अगर पीड़िता की मां की माने तो बच्चों को आग में झोंक दिया गया था। उन्हें किसी तरीके पीड़िता और पीड़िता की मां ने बचाया और स्थानीय लोगों को आवाज दी। उसके बाद में उनको जिला अस्पताल भेजा गया। रात भर किसी तरीके से जिला अस्पताल में रखा जाता है और सुबह हालत गंभीर बता करके उनको उर्सला अस्पताल भेज दिया जाता है। उर्सला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा होता है। शाम को यानी कि 18 तारीख की शाम को जब हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है सुशील प्रकाश चौधरी जी, जब वो राउंड पर होते हैं और ये देखते हैं कि जो पीड़िता का बच्चा है उसके एक और सूजन दिखाई पड़ रही है सर में, और जो पीड़िता की 3 माह की बहन है उसके भी सूजन दिख रही है। उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन, जो उर्सला का हॉस्पिटल प्रशासन है, वो CT स्कैन कराता है और CT स्कैन कराने के बाद में जो रिपोर्ट होती है वो चौंकाने वाली होती है और पीड़िता की मां की जो आरोप होता है उससे कहीं ना कहीं मेल खा रहा होता है पूरा का पूरा मामला। पीड़िता का मां का पहले दिन से ही आरोप था कि बच्चों को आग में फेंक दिया गया था और किसी तरीके से उनको बचाया गया है। और जब CT स्कैन की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज सामने आती है कि पीड़िता के जो बच्चा है और जो उसकी बहन है उसके सर में एक तरफ फ्रैक्चर है और वो फ्रैक्चर गिरने से या फिर चोट पहुंचाने से ही आ सकता है। क्योंकि पीड़िता की मां पहले दिन से रो रो के यही बात कहती हुई चली आ रही है कि बच्चे के साथ दोनों बच्चों को आग में झोंका गया था, उनको बचाया गया, उनको चोट आई है और ये बात उस दिन सही साबित होती है। उसके बाद
19 तारीख की 19 तारीख को उसको केजीएमओ के लिए रिफर कर दिया जाता है। अब केजीएमओ में मेरे पीड़िता की मां का और दोनों बच्चों का इलाज चल रहा होता है, और केजीएमओ में जब ये मीडिया की सुर्खियां बनता है पूरा मामला और पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है, उसके बाद ये पूरा मामला पहुंचता है पुलिस को लगता है कि अब इस मामले पर देर नहीं करना चाहिए। तब पुलिस पीड़िता की मां का आज 20 तारीख को मेडिकल कराती है, ले जाकर के मेडिकल कराती है, और मेडिकल के बाद में अब कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को अगले तरीके से दूसरे तरीके से देखने का प्रयास कर रही है और ये समझाने की बात कर रही है कि पूरे मामले में जमीनी विवाद है, जबकि इसके पहले जमीनी विवाद का कोई भी मुकदमा किसी भी तरीके का सामने नहीं आया है। यहाँ पर देखा जाए अरुण, तो यहाँ पर पूरे मामले को ही बदलने की कोशिश की गई है प्रशासनिक स्तर पर। मामला गैंगरेप का मामला, अपराधियों ने पूरी जो साजिश कहा जाए या इच्छा कहा जाए या उनका जो पूरा नजर आया कि मारना, और यहाँ पर परिजनों के साथ मारपीट भी की है, आग लगा दी, पूरी तरीके से मारने की एक कोशिश नजर आई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अमले ने मामले को दूसरा पहलू दे दिया। आपके पास वापस लौटेंगे, इसके बाद आगे जब दोबारा वापस आएंगे तब जानेंगे कि आखिर और कार्रवाई, ये प्रशासनिक कार्रवाई किस तरीके से इस मामले को तो बदलने की कोशिश की ही जा रही है और आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या इंसाफ मिलेगा। के न्यूज का भी यही सवाल है कि पीड़ित परिवार को कब तक मिलेगा इंसाफ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं और पीड़िता के अधिवक्ता भी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शमसी जी, आपके पास आएंगे। उन्नाव में ये दूसरी घटना, अगर आप पहली घटना से वाकिफ होंगे तो अब मुझे लगता है कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखानी चाहिए थी। अब दूसरी बेटी जिसके साथ पहले गैंगरेप किया जाता है, मामला बहुत अच्छे से समझाया है अरुण जी ने, और ये महज मुद्दा नहीं है, ये है बेटियों की सुरक्षा को लेकर, ये है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये मुद्दा महज नहीं है, बल्कि उन्नाव की दूसरी घटना और सवाल अनेक हैं कानून व्यवस्था को लेकर। योगी सरकार में कानून व्यवस्था ऐसी है? अनम्यूट करिएगा। बहुत अफसोस है और धन्यवाद है आपको कि आपने अपने चैनल पर इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस मुद्दे पर ले जाने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जब अमन चैन चलता रहता है तो कहीं ना कहीं से कुछ आपत्तिजनक साजिशें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा काम करती हैं, और ये एक दो केस ऐसा जिसको संगठित अपराध नहीं कहते, लेकिन इसमें ये होती है कि लोकल स्तर पर प्रशासन जब लापरवाही करता है तो वो बड़े से बड़े हादसे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी के बिना पर ये उन्नाव का जो केस हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो इसमें पुलिस प्रशासन की, लोकल पुलिस प्रशासन जो है उसने थोड़ी सी लापरवाही जरूर करी है। हालांकि जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, अधिकारियों तक पहुंचा है, हमारे डिप्टी सीएम तक ये मामला पहुंचा है, तो उन्होंने तुरंत ही आज ही जो है टेलीफोन के माध्यम से उन्नाव में सभी उच्च अधिकारियों और यहाँ उत्तर प्रदेश में राजधानी में, जबकि यहाँ पर हाई अलर्ट इस वक्त चल रहा है। आपको मालूम है प्रयागराज की घटना के बाद उत्तर प्रदेश किस तरीके से अलर्ट है। ये इस वक्त जो है अपराधी, जो छुपे हुए अपराधी थे, वो उनकी मनोभावना ये है कि इलेक्शन का माहौल, नगर निकाय का चुनाव है और कहीं ना कहीं सरकार का पूरा ध्यान जो इस वक्त प्रयागराज पर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो दुस्साहस किया है, आप यकीन जाने कि बहुत जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी भी, और रोकूंगी इसलिए कि अलर्ट के बाद ऐसी घटना, अपराधियों की ये मानसिकता नजर आ रही है। 144 लागू है, प्रयागराज पर ध्यान इतना केंद्रित है, और इसके बाद भी एक तरफ अपराधियों पर अंकुश लगाने का जिक्र और तैयारी की जा रही है, वहां पर एसआईटी और एसटीएफ और फोरेंसिक टीम मौजूद है, और दूसरी तरफ अपराध चरम पर नजर आ रहा है। उन्नाव की जो दूसरी घटना सामने आ रही है, कानून व्यवस्था कहां पर है? और साथ ही अभी तक बेखबर थे इस घटना से? नहीं, बेखबर कोई नहीं है, बेखबर कोई नहीं है। इस पे जो है तो पूरी तरीके से संज्ञान लिया गया, अपराधियों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उसमें से कुछ एक अपराधी जो बाहर थे, उन्होंने साजिश को अंजाम दिया है। जैसे ही यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस बात की खबर पहुंची है, तुरंत जो है
इस पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और अगले 24 घंटों में कहा गया है कि पूरी तरीके से जो वहां पर स्थिति है उसको काबू में करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट की जाए। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कोई को भी किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी भी जात का हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे नेता हो चाहे अपराधी हो, उसको उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की इजाजत योगी आदित्यनाथ कतई नहीं देंगे। आपने देखा किस तरीके से जब से योगी आदित्यनाथ अच्छी बात है, अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपनी पेट थपथपाना अच्छी बात है शमसी जी, लेकिन अपराधियों पर अंकुश की बात होती है, लेकिन लोकल आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप भी एक बात कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकल स्तर पर लापरवाही बरती गई, यानी कि प्रशासनिक कार्यशैली पर लापरवाही बरती गई, यहाँ पर मानते हैं इस बात को? पुलिस वहां पर अलर्ट रहती है और जो वहां पर भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने पहले ही पुलिस के पास जाकर अपनी कंप्लेन लिखाई, अपनी आप बीती सुनाई है, तो वहां पर अगर वो पहले से अलर्ट रहते तो ये दुस्साहस करने की उनके अंदर जो हिम्मत है वो हिम्मत कतई नहीं आती। मैंने आपसे पहले भी कहा कि थोड़ी सी लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन अब आप ये समझ लें कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है या जो लोग अपराध के षड्यंत्र में शामिल हैं या जिन्होंने भी इस अपराध को अंजाम दिया, उनके पीछे जिन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया, कहीं से भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार पूरी तरीके से अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर है और लगातार इस पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी अमन चैन बिगाड़ने, किसी को भी अपराध करने, किसी को भी इस तरीके की घटना अंजाम देने के बाद आप ये यकीन जाने कि उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का निर्णय है और उन्होंने सदन में भी कहा इस बात को। और हमेशा से जब से योगी 2.0 की सरकार बनी, आपने देखा 2022 में, तो उन्होंने 2 ही 3 लक्ष्य रखे हैं प्रमुखता से। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खात्मा पूरी तरीके से हो, और उसमें आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से रिपोर्ट आई है तो यहाँ पर अपराध की कमी आई है और जो भी अपराधी बिल्कुल शमसी जी, अगर आप ये बात मानते हैं कि लोकल स्तर पर कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई, अच्छी बात है, जो मंशा है सीएम योगी आदित्यनाथ की कि अपराधियों पर लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा, लेकिन एक अपराधी पर अंकुश लगता है और 4 पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए भी ये चिंता का विषय बन जाता है कि प्रशासनिक अमले को और कितना चुस्त दुरुस्त किया जाए, किस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। और इसीलिए आज जनहित में इस मसले को उठाया गया है, क्योंकि बात एक बेटी की सुरक्षा की, बात एक महिला की सुरक्षा की। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, क्योंकि दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप जब भी देखें बीजेपी वाले या सरकार, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी भी अगर इनके अगेंस्ट कुछ बात बोली जाती है तो ये सीधा एक ही बात बोलते हैं कि हम इसमें और इंतजाम करेंगे, इसमें संगीन अपराध है, इसको ये किया जाएगा, इसके अगेंस्ट ये किया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सीना और चोरी और सीना जोड़ी, कहने का मतलब ये है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ लॉ ऑर्डर ठीक नहीं है। अरे मैं मानता हूँ लॉ ऑर्डर ठीक नहीं है, आपको कितने गिना दिए गए हैं, पिछले 1 हफ्ते से लगातार कितने गिना दिए गए हैं, हर चीज में ये हो रहा है और बोलते हैं अलर्ट चल रहा है, फिर भी ये हो गया, अलर्ट चल रहा है फिर भी ये हो गया, और पुलिस सुरक्षा है फिर भी ये हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चोरी और सीना चोरी खाली एडवर्टाइजमेंट से नहीं होगा कि प्रदेश में पूरी सुरक्षा है, ये इसको करके दिखाना पड़ेगा योगी जी को, ऐसे नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा इसको। शुक्रिया प्रेम जी, शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, जो यह कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं महिला के प्रत्येक, जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई है उन्नाव में, ऐसे तो मैं तो जो अल्लाह अफसर बैठे हैं, जो कप्तान लोग बैठे हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि किस थानों में क्या हरकतबाजी हो रही, कौन पुलिस का प्रशासन लूज है, जिससे कि वो जनता को इतनी बड़ी समस्याओं से झेलना पड़ता है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो ऐसे कप्तान को तो घूम घूम कर देखना चाहिए थानों के अंदर कौन सा पीड़ित आता है, किसकी सुनी जा रही, किसकी FIR लिखी जा रही, नहीं लिखी जाती, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। DM हो, SSP हो, तो नीचे स्तर के थानेदार भी टाइट होंगे तो ऐसा कोई घटना को अंजाम नहीं दे सकेगा। बिल्कुल, ऐसा डर, ऐसा भय पैदा करना चाहिए। बिल्कुल सुरेश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। सवाल बेहद अहम, और वो भी कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि सरकार तो दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था सख्त है, लेकिन ये सख्ती कहां पर है ये नजर नहीं आ रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में बेहद अहम मुद्दा, चर्चा को आगे बढ़ाएं। दर्शक जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं।
इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्र प्रकाश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के राजनेता इस समय वो बात कह रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बूढ़ा मरो जवान, हमें हत्या से काम, चाहे बूढ़ा मर जाए चाहे जवान मर जाए, हमारे सिट्टा सीखना चाहिए। ये ऐसी राजनीति हमारे देश में मैं इतना बरस का हो गया पहली बार देख रहा हूँ कि इस प्रकार की घटिया स्तर की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। वही है, हमारे पंजाबी में भी एक कहावत है कि वेड़ा हो मोखला ते गोरी सैर करे, मतलब आंगन चौड़ा हो और उसमें कोई रोक टोक नहीं हो। मतलब अपराधी इस प्रकार से कर रहे हैं षड्यंत्र कि उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये सोच रहे हैं वो लोग, परंतु जब चाबुक चलता है योगी का तो सबके दांत खट्टे हो जाते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी भी उम्र हो गई है 70 के करीब। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आने वाले 25 साल तक उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री रहेगा तो वो आदित्यनाथ योगी रहेगा। अच्छी बात है चंद्र प्रकाश जी, अगर आपने इस बात का जिक्र किया कि चाबुक योगी का चलेगा तो उस चाबुक का लेकिन डर भी होना चाहिए अपराधियों के जहर में, जो वो डर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अगर डर होता तो मुझे लगता है उन्नाव में ये दूसरी घटना इस तरीके से सुर्खियों में नहीं आती और ना हम इसको लेकर चर्चा कर रहे होते महिला सुरक्षा को लेकर। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ पीड़िता के अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी आपके पास आएंगे। संजीव जी, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को देखते हुए प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा, पीड़िता का पक्ष क्या रहा? संजीव जी आपको आवाज मिल पा रही है? संजीव जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लग रहा है तकनीकी खामी के चलते आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। समरजीत मुंबई से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। समरजीत जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ, मैं बोला ये जो घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, एक तरह से ये जैसे लम को बुझना होता है ना, भवकता है, एक उसी तरह घटना हो रही है। इतना योगी जी सोच रहे हैं कि ये सब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ये कहीं न कहीं से षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। और इस षड्यंत्र में ज्यादा करके पुलिस वाले जो योगी सरकार से नाखुश हैं, जो करप्ट हैं, वो ये घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। और इनके ऊपर FIR होना चाहिए। उस लड़की को जलाया गया, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, इसके जिम्मेदार पुलिस वाले हैं और ये योगी जी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और यही मेरा कहना कि सबसे पहला इनके ऊपर FIR होना चाहिए, पुलिस वालों के ऊपर। शुक्रिया समरजीत जी। तो ये दर्शक हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल के न्यूज भी लगातार उठा रहा है कि आखिर इस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। अरुण अवस्थी जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इस पूरे मामले में प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? अब ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जब मामला बढ़ता है, राजनीतिक लोग बयानबाजी चालू करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आता है, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है और शिवपाल यादव जी का ट्वीट आता है। उसके बाद उन्नाव पुलिस की तरफ से ट्वीट का जवाब अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिया जाता है, जिसमें वो दावा कर रहे होते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से जांच के दौरान एक वीडियो इनको प्राप्त हुआ, उन्नाव पुलिस को प्राप्त हुआ वीडियो, जिसमें पीड़िता के बच्चे बता रहे हैं कि आग लगाने का काम पीड़िता के चाचा द्वारा किया गया था। हालांकि उस पूरे मामले में चूंकि पुलिस ने जो जवाब दिया है वो यही तक दिया है कि आग लगाने के काम पीड़िता के चाचा ने किया है। वहीं एक अन्य वीडियो में ये भी दावा किया गया है, जो बयान आया है पुलिस की तरफ से, कि 4 अपराधी जो साथ हैं उसमें से 4 अपराधी पकड़ लिए गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल एक और उठता है। सवाल ये उठता है कि चूंकि पहले जब मूल 13 फरवरी की जो घटना थी जिसमें दुष्कर्म की
सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उस समय भी 3 अपराधियों को बचाया जाता है। इस बार भी 7 की FIR होती है और 3 ही फिर बचाए जा रहे हैं। तो वो 3 आखिर है कौन और उनको क्यों बचाया जा रहा है, बड़ा सवाल है। हालांकि 4 गिरफ्तारियां हो गई हैं, पुलिस का दावा अच्छा है। उन्नाव पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो दावा किया गया है कि जो 4 अभियुक्त इसमें से मेन अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके चाचा को पकड़ लिया गया है, चूंकि आग लगाने का काम उसके चाचा के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी अभी बात कुछ समय पहले पीड़िता के अधिवक्ता से हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि हो सकता है पीड़िता के चाचा ने ही आग लगाई, चूंकि 7 में से वो भी अभियुक्त है। लेकिन पीड़िता की मां को आखिर पिटाई किसने की, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। बिल्कुल, अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। पीड़िता की बहन को आग में फेंकने का काम किसने किया, तो वो अकेला व्यक्ति तो नहीं रहा होगा। आखिर अगर पीड़िता 7 लोगों के नाम ले रही, उसकी मां 7 लोगों पे FIR दर्ज करा रही है, तो प्रथम दृष्टया 7 की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अब अभी बात हो रही थी, मैं भी सुन रहा था, संभव है कि सरकार एक्शन ले और 7 के 7 गिरफ्तारियां हो जाए, पीड़िता को न्याय मिल जाए। हम लोग भी न्याय चाहते हैं, के न्यूज भी न्याय दिलाना चाहता है। तो हमारा उद्देश्य तो सिर्फ न्याय दिलाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्नाव के मामले में जो स्थानीय थाना पुलिस है उसका रोल अच्छा नहीं रहा। वो पूरे मामले को दबाने का प्रयास पिछले 1 साल से लगातार कर रही है, और आगे देखिए क्या कर पाती क्या नहीं कर पाती है, तो आगे की बात है। मुझे लग रहा है कि अधिवक्ता संजीव जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी अगर समझ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल अरुण, हमारे साथ अधिवक्ता भी पीड़िता पक्ष के जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी जी, साथ ही शमसी जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि जो स्थानीय लोकल पुलिस प्रशासन है उसने कोताही बरती है और उसी का खामियाजा है ये कि ये घटना इतनी बर्बरतापूर्ण हो गई। आपके पास आएंगे संजीव जी, उससे पहले एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे। गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए, स्वागत है आपका। कि ये मुद्दा उस दिन भी दिखाया था आपने, तो इसको हाईलाइट किया था मैंने बहुत हाई लेवल तक जी। और उस हाई लेवल के द्वारा भी ये लखनऊ में आया, लखनऊ में इसकी सुनवाई शुरू हुई। तो ये बात हम आपको कहना चाहते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि देश की और राज्य उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका प्रमाण भी आपके सामने है। जब विदेशों के हथियार इस देश के शहरों में दिखाई देते हो, चलाए जाते हो, जिस देश के दुश्मनों के द्वारा DS कानपुर और उन्नाव में भेज दिया जाता हो, इलाहाबाद में भेज दिया जाता हो, तो कानून व्यवस्था कहाँ है। कानून व्यवस्था जिस तरह से ठीक होती है, इन सभी नेताओं को चाहिए कि वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल, गुलजारी लाल नंदा जी से सीखे, जवाहरलाल से सीखे और उनके अनुवाद के अनुसार ये चलें, तब ये देश की कानून व्यवस्था को ठीक कर सकेंगे। इनकी जैसे ही सरकार बनी, देश के जितने बदमाश थे इनके RSS में शामिल हो गए, बजरंग दल में शामिल हो गए और वह गौछा बांध के देश में घूमने लगे और देश की सारी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा है। ये लोग उस बात को समझते नहीं है। ये लचर कानून व्यवस्था को लेकर एक नाराजगी भी है दर्शकों की। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए और सवाल उठाने के लिए। कानून व्यवस्था वाकई किस हालात में है और ये पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है शासन स्तर पर कि कैसे इस पर अंकुश लगे, कैसे इसे व्यवस्थित किया जाए ताकि ऐसे अपराधी बेखौफ होकर किसी भी घटना को अंजाम ना दे सके। ये एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। आपके पास आएंगे संजीव त्रिवेदी जी। संजीव जी, जो अभियुक्त गिरफ्तारी हुई है जिनकी, कितने अभियुक्तों की अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और पीड़िता का पक्ष क्या कुछ रहा, आपसे जानेंगे। मुझे अभी तक नहीं बताया गया है कि कितने लोग गिरफ्तारी हुई। मीडिया की खबरों के माध्यम से मुझे पता चला है कि शायद 4 लोगों का अभी तक स्थानीय प्रशासन ने गिरफ्तार किया। कौन है अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं। जो भी जानकारी है वो आपके माध्यम से या किसी और चैनल या पत्रिका के माध्यम से मुझे पता चला है कि शायद 4 लोगों को अभी तक। लेकिन अभी बार बार आपकी चैनल पे बात हो रही थी कानून प्रशासन की। मैं इस पूरे मामले को बड़ा स्पष्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ जी। ये घटना 13 फरवरी को पहली बार प्रकाश में आई। 13 फरवरी 2022 जी। जब एक लड़की अपने घर से बगल की दुकान से चीनी लेने के लिए निकलती है, उसको वहां से 5 लड़के उठा के ले जाते हैं। कोई कब्रिस्तान है पास में, वहां उसके साथ रेप होता है। घर वाले परेशान होते हैं कि लड़की हमारी कहाँ चली गई। वो पुलिस को फोन करते हैं, 112 नंबर जो स्थानीय नंबर है उसको फोन करते हैं। वहां से पुलिस आती है और तब पता चलता है, लड़की जब 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास घर वापस आती है तब पता चलता है इसके साथ घटना घटी है, रेप।
अगले दिन इसकी FIR लिखी जाती है, उसके अगले दिन इसके मेडिकल। जिस समय इसका मेडिकल होता है तो मेडिकल की रिपोर्ट मेरे हाथ में ये है, इसमें ये लड़की 6 सप्ताह 2 दिन की गर्भवती, यानी 6 सप्ताह 2 दिन का इसको गर्भवती है। ये बात पुलिस ने कभी पीड़िता के परिवार को नहीं बताई, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने हमको बताया कि मुझे पता ही नहीं चला कि लड़की हमारी प्रेग्नेंट है। वो लोग अपना इस पूरे मुकदमे में फंस जाते हैं, चलते रहता है, कभी गिरफ्तारी, कभी यहाँ बयान, बहुत सारी आप जानते हैं प्रक्रिया होती है पुलिस की। उसके बाद जब इनको ये पता चलता है कि इसके साथ पहले घटना घटी थी, तो एक एप्लीकेशन ये देते हैं कि इसके साथ, जब लड़की को पूछा माँ ने कि बिटिया क्या हुआ था, तो उसने बताया 31 दिसंबर की रात थी, 31 दिसंबर शाम को, और साल का आखिरी दिन था उस दिन, 31 दिसंबर 2021। इन यही लड़कों ने इनके साथ एक बार और रेप किया था, जिससे ये प्रेग्नेंट थी। माँ ने एक एप्लीकेशन स्थानीय थाने में दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई। पुलिस ने कहा कि अभी आपका FIR हो गई है, अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि पुलिस को एक सेपरेट FIR फाइल करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो सेपरेट क्राइम था। वो एक अलग अपराध हुआ था, 13 फरवरी को एक अलग अपराध हुआ, और 31 दिसंबर 2021 को एक अलग अपराध, लेकिन वो FIR नहीं लिखी गई। जब FIR नहीं लिखी गई तो निश्चित रूप से है कि अभियुक्तों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाएंगे। जो 5 लोगों पे लड़की आरोप लगा रही, पीड़िता आरोप लगा रही, उन 5 लोगों से मात्र 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया, और एक छठे लड़के को, नाबालिग लड़का है, जो संजीव जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो क्राइम इन्होंने गैंगरेप किया और जो धाराएं लगाई गई, धाराएं क्या इतनी हल्की लगाई गई कि आसानी से इन्हें बेल मिल गई, जमानत मिल गई? जो धाराएं लगी हैं उसमें 376D और 506 लगी है, 3/4 500 लगा। नेचुरली इस धारा में बेल नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस ने कैसे पैरवी की है, किस तरीके से अपने आप को हाईकोर्ट में पेश किया है, ये हमसे स्पष्ट नहीं कभी किया गया, और इन लोगों को बेल मिल गई। मैं जो बात आपको बता रहा था पीछे, वो आपको पहले समझ बात को। उन जो अभियुक्त थे उसमें, उनको उनके हौसले बुलंद हो गए, और असली जो अपराधी थे वो पुलिस की नजर से दूर थे, क्योंकि पुलिस ने उनका नाम कभी रखा ही नहीं FIR में। जब 2 लड़के जो पकड़े गए, 5 में से जो 2 पकड़े गए थे, उसमें से एक लड़के की जब बेल हो जाती है, जब वो बाहर छूट के गांव आ जाता है, तो इनके पर दबाव बनता है सुलह करने। उसके नतीजे में क्या होता है कि 21 फरवरी 2023, क्या ये वही, शमसी जी आप सुन रहे हैं अधिवक्ता की बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही शुरुआत से ही बरती गई है, बहुत ज्यादा लापरवाही है। मैं आपको पूरा केस डिटेल करूंगा तो आपको समझ में आएगी लापरवाही। बिल्कुल संजीव जी। 21 फरवरी 2023 को वो लड़के जो छूट के आए हैं, और इनके घर के लोगों ने इसके घर में आक्रमण कर दिया। सुबह 8 बजे जो पीड़िता की माँ है, वो घर में झाड़ू लगा रही थी, इस पे कहा गया कि आप मुकदमे में सुलह कर लीजिए। ये लोग सुलह नहीं करते हैं, वो लोग इनको सरिया जो होती है, लोहे की छड़ जो होती है, उससे पीटते हैं, जिससे इसका 3 साल का एक लड़का है सोमनाथ, उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद ये फिर पुलिस के पास जाती है, 112 फोन करती है, जिस तरीके से भी संभव हो सकती पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन कोई FIR नहीं लिखी जाती। मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल कराने के बाद भी एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई FIR नहीं लिखी जाती है। बाद में हम लोगों ने उसके लिए कोर्ट में सेपरेट एप्लीकेशन दी है FIR लिखने की, जबकि वो हीनियस क्राइम है, किसी नाबालिग बच्चे का, 3 साल का बच्चा है, और ये पीड़िता की माँ ड्यूरिंग में प्रेग्नेंट थी। इसके भी एक बच्चा था, जो भी आप 2 बच्चे देख रहे हैं, 2 बच्चे की बिल्कुल अभी भी हालत नाजुक बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि उन्हें उठाकर आग में फेंकने का काम किया गया, मारने के इरादतन जो मारने का प्रयास किया गया। संजीव जी आपके पास वापस लौटेंगे। शमसी जी अगर आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि बेहद ही गंभीर मसला है, जवाबदेही बनती है आपकी, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? अभी भी कानून व्यवस्था अच्छी है इस मामले को देखते हुए, क्या कहेंगे? गंभीर है। वहाँ के DM, SP को और प्रशासन के सभी आला अधिकारियों को यहाँ मुख्यालय से जो है तो आदेशित कर दिया गया कि किसी भी तरीके की लापरवाही न बरती जाए। जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस कर्मचारी है, जो भी कहीं से भी इसमें जो लापरवाही बरतेंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनको तत्काल प्रभाव से। लापरवाही बरतेंगे वाला शब्द होना ही नहीं चाहिए शमसी जी, बरती है। जलती आग में बच्चों को फेंक दिया गया, 2 बार गैंगरेप किया गया,
और जो अपराधी हैं अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। 4 लोगों को अभी भी ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो 4 वही अपराधी हैं जिन्होंने अंजाम दिया। नहीं, देखिए, जब तक किसी भी तरीके का सबूत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले कानून में ये है कि बेगुनाह भले छूट गया, लेकिन जो बेकसूर है उसको जो किसी तरीके से फंसाया न जाए। तो जब तक इनके ऊपर पूरी तरीके से आरोप भले साबित हो, लेकिन ये अगर पुलिस की पकड़ से बाहर, तो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और आप देखेंगे कि एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मिसाल पेश करेगी योगी सरकार, क्योंकि इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों को, और जो खास तौर से पुलिस अधिकारी है उनको ये आदेशित किया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं, जो खासतौर से जो बलात्कार की घटना है, जिसमें कम उम्र के बच्चे उनके साथ जो गलत काम करते हैं, ऐसे अपराधियों को कहीं शमसी जी, अभी आपने सुना होगा जो पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता हैं संजीव जी कह रहे थे कि इतनी जो धाराएं लगाई गई, जो घटना गंभीर धाराएं लगाने के बाद जब जमानत नहीं मिल सकती थी तो किस तरीके से पुलिस ने पैरवी कर दी कि जमानत मिल गई, अपराधी फिर से बदला लेने के लिए बाहर आ गए। ये तो देखिए मैडम, जो टेक्निकल पॉइंट है वो तो हम तो वकील है नहीं कि हम आपको बता सकते, ना मैं पुलिस अधिकारी हूँ, लेकिन हम लोग संज्ञान में कोर्ट का जो है हस्तक्षेप, शमसी जी चलिए संजीव जी से समझ लेते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या संजीव जी? माननीय अदालत के कार्यों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती है, और संविधान पे सबको यकीन रखना चाहिए। कानून है देश का, और कानून जो है वो किसी के साथ गलत नहीं करता। अच्छी बात है। हम न्याय का इंतजार करते करते आज फिर से मरने की कगार पर ये परिवार पहुंच गया, और ये परिवार मरकर चला जाएगा तो क्या न्याय की उम्मीद में चला जाएगा? कब न्याय मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये भी अहम सवाल है। संजीव जी आपके पास आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि पूरा प्रशासन मुस्तैद है और सारी चीजें जैसे वो बोल, मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। पीड़िता ने 5 बार एप्लीकेशन दी है डिफरेंट क्राइम्स, जो उसके पास 5 अलग अलग समय में अपराध हुए। उसके लिए कोई एक्सक्यूज है क्या? कभी असली अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों? 31 दिसंबर की घटना, 13 फरवरी की घटना, 21 फरवरी 2023 की घटना, 13 अप्रैल 2023 की घटना और 17 अप्रैल 2023 की 5 अलग अलग बार आक्रमण हुआ। कब तक इंतजार किया जाएगा, या उनकी मौत का इंतजार किया जा रहा? कब तक इंतजार किया? असली मुलजिम पर्दे के पीछे क्यों है? वो 3 लड़के जिन पर बार बार पीड़िता आरोप लगा रही है कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया, और यही बात वो कह रही है कि हमको पीटा गया, हमको मारा इन लोगों ने, उनको बार बार क्यों बचाया जा रहा? इसका कोई एक्सक्यूज है क्या? सवाल बेहद गंभीर है शमसी जी, क्योंकि 5 बार एप्लीकेशन अगर दी जा रही है। नहीं, मेरी बात समझिए शमसी जी, कानूनी बारीकियों को पूरी तरीके नहीं, मैं ये कानूनी बारीकियां नहीं है, ये मानवीय संवेदना है। मेरी बात समझिए, आप माननीय अदालत में ये बात आप उसको ये मानवीय संवेदना है, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। ये तो आपका भी काम है कि आप पीड़ित पक्ष के अगर वकील है, एक पक्ष के आप वकील है, तो आपका भी काम है कि कानून जी बिल्कुल मेरा काम है। मुद्दा पहुंचा ही क्यों शमसी जी? वकीलों तक मुद्दा पहुंचा ही क्यों? पेश करने अगर कानून सख्त होता, ये लापरवाही नहीं होती, तो ये मसला यहाँ तक नहीं पहुँचता। बारीकियां आपको उतनी ना मालूम हो जितनी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत सामान्य सी मानवीय संवेदना मैं आपको बताता हूँ। मानवीय संवेदना ये है कि अगर उसको बार बार मारा जा रहा है, वो एप्लीकेशन दे रही है, और वो भी 5 बार FIR पंजीकृत होने जाने के बाद कम से कम अभियुक्त गिरफ्तार हो, वो अपनी जमानत कराए। पीड़िता कुछ ये और कुछ नहीं कह रही है, वो कह रही है मेरी सुरक्षा करिए, मेरी जान को बचाइए। उन पूरे परिवार को मारा जा रहा। 13 अप्रैल 2023 को उसके पिता को मारा गया, कुल्हाड़ी से मारा गया, और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव में भर्ती था। उसी दरमियान उसके 17 तारीख को 4 दिन बाद फिर घटना की गई, और उनके पूरे परिवार को मारा गया, जहां उस पीड़िता का हाथ टूटा, उसकी माँ का पूरा शरीर लहूलुहान है, पूरा शरीर में जो घाव हो सकते हैं वो सारे घाव हैं, और वो 2 बच्चे जो मासूम, जिनको कुछ नहीं मालूम दीन दुनिया क्या होती है, 3 माह का और 6 माह का। आप कल्पना कर सकते हैं उनके पर क्या बीत रही हो, जो ना बोल सकते हैं, न समझ सकते हैं, सिर्फ दर्द की अनुभूति कर सकते हैं। अपराध जो है वो माफी मांगने लायक नहीं है, इसको कहीं से भी माफ नहीं किया जाएगा। पूरी सरकार इस पर जो है पूरी तरीके से शोकत करती है, और यकीन जाने आपके बहुत जल्द जो है इनके खिलाफ 31 दिसंबर 2021 से लेकर 500 दिन बीत चुके हैं शमसी जी।
500 दिन। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि माननीय वकील साहब, आप कानून की बारीकियों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये तो बात ये बारीकियां नहीं है, ये मानवीय संवेदना है। बचा रही है, आप बारीकियां बचा रही है, के अंदर होता है, पहुंच कर उनको बचाने का काम कर रहा है। आप बताए ना कि सरकार का हाथ इसमें, सरकार बचा रही है। यह तो आपको कानून पर विश्वास करना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून पर विश्वास कैसे होगा शमसी जी? अगर कानून पर विश्वास होता तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। आम जनता का विश्वास कानून से उठ गया है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनको बताइए सरकार ने अब तक क्या मदद की? क्या 1 पैसे की मदद इनके परिवार को हुई है? कल उनके परिवार का मुझे फोन आया, उनसे कहा गया कि आपको केजीएमयू लखनऊ में 10,000 रुपए जमा करने हैं। क्या सरकार कर रही है? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी ये कि पैसा कम से कम उनसे पैसा ना लिया जाए वहां पर? आप कह रहे हैं कि ये बारीकियां नहीं है, ये मानवीय संवेदना है। और जो वो कम से कम उस मानवीय संवेदना से तो बाहर के अंदर रहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं? आज जो घटनाक्रम अभी हुए हैं, आज के घटनाक्रम में ताजा घटनाक्रम जो हुआ है उसमें ये है कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में ले रही है। और जो इससे पहले चलिए शमसी जी आपकी बात पर आ जाएंगे, दर्शक ले लेते हैं, इसके बाद आपकी बात से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं प्रदेश सरकार का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि संज्ञान में लिया है। अब संज्ञान में लेकर और कितने दिन का इंतजार करना होगा, इस चीज को आप साफ कर दीजिएगा, क्योंकि जवाबदेही आपकी बनती है। नीलम जी एक दर्शक है, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। नीलम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नीलम जी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ, मेरा राय यही है मैम जी सुन पा रही हूँ। मेरे राय यही है कि जो भी इन बेटियों के साथ हुआ है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्व की बेटी बेटी होती है, देवी शक्ति होती है। इनके साथ जो भी अन्याय होता है तो एक क्या कहा जाए, ये देश का एक बहुत बड़ा पाप घृणा ये हो रहा है। इन हैवानों को ऐसा सजा दी जाए कि शायद याद वो करके रोज पड़े कि हमने जो भी किया गलत किया, किसी एक लड़की के साथ नहीं, ये विश्व की बेटी है। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय ऐसे मसलों पर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था की लचर तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। अरुण आपके पास आएंगे अगर देखा जाए इस पूरे मामले में लेकर, लेकिन शमसी जी से जवाब चाहिए मुझे। शमसी जी आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और अब इस पर कार्रवाई होगी, तो मुझे ये चीज साफ कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा जनहित में इसलिए उठाया गया है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। महज ये एक मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। परिवार के पहले देखिए आपका और आपके चैनल का दोनों का धन्यवाद अदा किया कि आपने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, सरकार का ध्यान अपने इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अपराधी ने अपराध किया तो उसको सजा मिलना चाहिए, और जिसके ऊपर ये अपराध हुआ है, जिसके ऊपर ये क्या कहते हैं घटना घटित हुई है, उनको जो है कहीं ना कहीं से जो है सरकार की तरफ से सहायता मिलना चाहिए, और उनको ये यकीन दिलाना चाहिए कि सरकार उनके साथ है। जो भी अपराधी हैं उनको कहीं से बख्शा नहीं जाए। योगी सरकार इसी पर लगातार काम कर रही है, और यकीनन आप जो है देखेंगे कि जल्द से जल्द, अब तक जो मामला रुका हुआ था, क्योंकि चुनाव का माहौल जरूर है, लेकिन ये अपराधियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरीके, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी पावर के हों, किसी भी पार्टी के हों। अगर अपराध किया है तो उनको यकीनन जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और अगर उनका अपराध साबित होता है तो जो भी कानून उनको सजा देगा। जेल तो गए थे ना शमसी जी, ये जेल ही गए थे, जेल से फिर बेल मिल गई इनको, और धाराएं इतनी गंभीर लगने के बाद कैसे बेल मिल जाती है, किस तरीके से पैरवी होती है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने जिस तरीके से इनकी तरफ से एक वकील बुलाया था, तो आपको दूसरे पक्ष वाला भी वकील बिल्कुल अगली बिल्कुल कोशिश की, लेकिन अगर मुझे मिल जाता उस पक्ष का भी वकील तो जरूर मैं साथ में बिठाती, लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं कि पक्ष और विपक्ष, मुझे वकीलों की बहस नहीं चाहिए। न्यायालय के काम में सरकार का कोई दखल नहीं होता, सरकार स्वतंत्र है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिहाज से ये मुद्दा उठाया है शमसी जी। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए ये मुद्दा जनहित में उठाया है, ना कि वकीलों की बहस करवानी है। पार्टी इस मसले में पूरी तरीके से गंभीर है, न्याय उनको जरूर मिलेगा। उनके ऊपर जुल्म हुआ, सरकार की संवेदनाएं और
प्रशासन जो है उनके साथ है। अगर गलती की है किसी ने प्रशासनिक स्तर पर, जो वहाँ लोकल पुलिस ने किसी भी तरीके से अगर गलती की है, किसी को भ्रम में फैलाने का काम किया, अगर लगाकर आप अगर क्यों लगा रहे हैं, गलती हुई है, इस बात को आप एक बार फिर से कह दीजिए कि गलती हुई है प्रशासनिक स्तर पर। देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है कि कहीं से भी कोई भी अपनी घटना अगर घटती है छोटी से छोटी, तो उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और कहीं से भी अपराधियों के हौसलों को बुलंद होने नहीं दिया जा रहा है। अपराध करने वाला हो, अपराधी हो, उनको शरण देने वाला हो, षड्यंत्र करने वाला हो, पनाह देने वाला हो, किसी को भी पहले ऐसा होता था कि अपराधियों को पनाह दी जाती थी, अपराधियों को जो संरक्षण दिया जाता था, उसको बढ़ाया अभी भी माहौल कुछ अच्छा नहीं है शमसी जी, अपने मुंह अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है, हम निष्पक्ष बात करते हैं, हम राजनीतिक पार्टी के नहीं है, क्योंकि हम ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की, हम आम जनता के हित की बात करेंगे। और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है वो सवाल खड़े कर रही है। अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, शमसी जी बार बार कह रहे हैं कानून व्यवस्था, प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है, इस पर न्याय मिलेगा पीड़िता को। कब तक मिलेगा ये स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि कानूनी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन अपराधियों को जब बचाना होता है तो कानूनी प्रक्रिया वो पैरवी बहुत जल्दी हो जाती है, ताकि उन्हें ज्यादा दिन जेल में ना रहना पड़े। बहुत अच्छी बात, कई बार शमसुद्दीन जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मामले का संज्ञान ले लिया है, तो इसके लिए अपने चैनल को और शमसुद्दीन जी को, प्रदेश सरकार को, सभी को इस पूरे मामले पर मैं शुभकामनाएं, बधाई, सब कुछ देना चाहता हूँ। कम से कम 500 दिन का जो संघर्ष पीड़िता कर रही थी, बिल्कुल, तो 500 थोड़ी दिन सी के उम्मीद बाद नजर आई। उसके मामले का लिया है। अब दूसरे मामले पे आ जाइए। कई बार वकील साहब ने भी कहा है अपने चैनल में, सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने की बात हो रही है, वकीलों के बीच में डिबेट नहीं कराई जा रही है। इसलिए चूंकि पीड़िता के वकील थे और वो बात बता सकते थे कि पीड़िता ने क्या क्या कष्ट सहे इन 500 दिनों में, इसलिए इनको बैठाला गया है। यहाँ कोई डिबेट नहीं कराई जा रही है अधिवक्ताओं के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि 500 दिन में जो पीड़िता ने 5 बार प्रार्थना पत्र दिए, 31 दिसंबर से चालू होके 31 दिसंबर 2021 से लेकर के आज 20 अप्रैल 2023 के बीच में 5 बार, और उसमें से 2 बार मामले को 156(3) में अधिवक्ता महोदय लेके गए हैं न्यायालय में, फिर भी अभी तक पीड़िता को संघर्ष ही करना पड़ रहा है। उसके सर में चोट है बच्चों के, और 3 दिन बाद सीटी स्कैन में बात कंफर्म होती है। उसके बाद जैसा अभी बता रहे थे अधिवक्ता महोदय, 3 दिन बाद उसको केजीएमयू भेजा गया, और वहां से जिस व्यक्ति को 2 टाइम खाना भी नहीं मिल पाता है, उससे 10,000 रुपए की मांग की गई वहां इलाज के लिए। तो इस तरीके से अगर संज्ञान लेना है तब तो बड़ी समस्या की बात है। संज्ञान की बात तो ये होती है कि पीड़िता को तत्काल न्याय मिले, उसका अच्छा इलाज मिले, उसके बच्चे स्वस्थ होकर घर आवे, और घर आने के बाद में उसको वो न्याय मिले जो उसने 31 दिसंबर और 22 फरवरी को कहा था, 13 फरवरी को कहा था कि ये 5 लोगों ने हमारे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। 5 के 5 जेल के पीछे एक बार जाए, फिर वो न्यायालय की प्रक्रिया में आवे, और अगर उसके बाद न्यायालय उनको दोष मुक्त करता है, तो इसमें न तो पीड़िता को कुछ कहना चाहिए, न चैनल की तरफ से कभी ये मामला उठेगा। लेकिन सबसे पहले जो स्थानीय प्रशासन है उसको 5 लोगों के ऊपर एफआईआर तो लिख लेनी चाहिए। चलिए शमसी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि समय कम है। अरुण जी, शमसी जी से पूछ लेते हैं कि अब स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, शुरुआत से ही ये लापरवाही, मामले को दबाने की कोशिश की गई है। शुरुआत में ही मैंने कहा है कि जैसे ही यहाँ पर इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया गया, वैसे वहाँ कुछ अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग अपराधियों को शरण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, योगी सरकार ने पूरी तरीके से कहा है कि उनके खिलाफ, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी पावर में हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस वालों ने, यहाँ पर प्रशासनिक ऑफिसर ने, प्रशासन के लोगों ने अगर लापरवाही बरती, उनका आरोप सिद्ध होता है, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं से अपराधी माना जाएगा, उनके खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए, शुक्रिया। ये बात आपने कही। उम्मीद है कि इस मामले में प्रशासनिक जो जिम्मेदार हैं, जो पुलिस है, जो यहाँ पर कोताही, मामले को दबाने की कोशिश की गई और दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो इस पर कार्रवाई, इस पर संज्ञान ले सरकार। इस लिहाज से हमारा ये डिबेट करने का पर्पस जो है, जो न्याय दिलाने का पर्पस है, वो सिद्ध हो जाएगा। शुक्रिया आपका।
आप सभी मेहमानों का। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये समय देने के लिए। अरुण अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जनहित में मसला बेहद ही गंभीर। आज उन्नाव की लड़की न्याय के लिए दर दर की ठोकरें कहा जाए खाने के लिए मजबूर है। 5 बार अलग अलग जगह एप्लीकेशन देती है, 500 दिन बीत जाते हैं। जनहित में आज ये मुद्दा उठाने का मकसद यही था कि इस पीड़िता को न्याय मिल पाए, इसके परिवार को न्याय मिल पाए। और आश्वासन भी दिया है बीजेपी नेता ने, और देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।